चलिए, मैं आपको तीन टाइप के बॉन्ड्स दिखा रहा हूं। पी एस के बीच में बॉन्ड दिखा रहा हूं, पी पी के बीच में बॉन्ड दिखा रहा हूं, एस एस के बीच में बॉन्ड दिखा रहा हूं। कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रोंग होना चाहिए? पहले चीज ये है कि कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रोंग होगा इन सब में। पीपी। पी पी जो अपने पास बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बनेगा। फिर उसके बाद कौन सा? पी एस। और फिर कौन सा बनेगा? एस एस। ऑर्डर ये होगा क्योंकि ओवरलैपिंग में आप देख सकते हो एस एस में मिनिमम ओवरलैप जा रहा है, जबकि पीपी में मैक्सिमम ओवरलैप आपका आ रहा है। ठीक है। नया कॉन्सेप्ट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नाम क्या होगा? VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दैट इज VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी मीनिंग क्या है? आपके आउटर मोस्ट में जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रिपेल करेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है। आउटर मोस्ट के जो वैलेंस शेल है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है? सब पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा? नहीं। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नॉर्मल टेंडेंसी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। तो मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेता हूं, BF BF3 मॉलिक्यूल मैंने लिया यहां पर। एक और साइड में मैं ले लेता हूं CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इन दोनों की शेप जो मैंने दिखाई है वही आएगी। ये भी तो हो सकता था। ऐसे भी तो CO2 लिख सकते थे सर। ऐसे ही लिखना क्यों जरूरी है? अब उस चीज के पीछे लॉजिक आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में रिपेल करते हैं। यहां पर आपके पास कोई लोन पेयर नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मिनिमम रिपल्शन कब होगा? जब ये एक दूसरे के 180 के एंगल पे आ जाएंगे। मिनिमम रिपल्शन तभी होगा जब ये एक दूसरे के साथ 180 का एंगल फॉर्म करेंगे। नहीं आद्या। हाँ हाँ सर। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 180 का एंगल नहीं आ रहा है। परफेक्ट। हाँ। ऐसे ही BF3 के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाते हैं, सिर्फ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। BF3 में ऐसा स्ट्रक्चर किस वजह से? यहां पर कोई लोन पेयर नहीं, वापस से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो 120 के एंगल पे रहने चाहिए। देखिए हाँ। बोरोन के अराउंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 120 के आसपास। ठीक है। तो हाँ। ये इस तरह का एंगल क्यों आता है? क्योंकि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। इस वजह से ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके आ रहे हैं। परफेक्ट। यस सर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इस वजह से, क्योंकि वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आपस में रिपेल करेंगे। तो अब शुरू होते हैं हम लोग अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर क्या क्या आएंगे, शेप क्या क्या आएगी।
स्ट्रक्चर तो हम लोग बेसिकली डिस्कस कर ही चुके हैं, शेप कैसी आएगी वो देखते हैं। ये पार्ट एक बार कॉपी कर लो। इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में है, वो रिपेल कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम लोग को बहुत पास पास लगाना पड़ता है वो स्ट्रक्चर में, तो फिर अगर हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा? दिखाऊंगा, सारे करके दिखाऊंगा, ठीक है आद्या? अच्छा। हाँ। किस किस में कैसे कैसे शेप एक्वायर होगी वो दिखाएंगे। सर ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं। हाँ, मैं एक एक करके मॉलिक्यूल दिखाता अच्छा। जाऊंगा आपको, ठीक है? कैसे क्या क्या शेप आएगी, कैसे होगा, सब बताऊंगा। ये हुआ कॉपी आद्या? नहीं, बस 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। हो गया है, बहुत बढ़िया। मैं सबसे जो कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है उससे स्टार्ट कर रहा हूं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका बहुत कॉमन है, काफी जगह यूज होता है। इसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स बेसिकली आपके यूज होंगे, 4 ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आते हैं। सो 4 ऑर्बिटल अगर आपके यूज होंगे तो चारों ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए? तो जो बेसिक दिमाग चलता है बच्चे का वो ये चलता है कि मैंने CH4 मॉलिक्यूल लिया, सर 90-90 का एंगल बना देंगे चारों हाइड्रोजन। जो बच्चे का सबसे बेसिक दिमाग चलना चाहिए वो ये है। लेकिन 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 बनता कैसे है? देखिए, बनता कुछ इस तरह से है। देखिए, सब जगह बॉन्ड इक्वल आ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इक्वल है, एंगल इक्वल है, देखिए, है ना? ऐसा किस वजह से? क्योंकि 90 का एंगल तो बनता अगर 2D स्पेस लेते, 2 डायमेंशन में लेते तो 90 का एंगल बनता, लेकिन मॉलिक्यूल है किसमें? 3 डायमेंशन में। जो CO2 और BF3 थे आपके, वो सिर्फ 2 डायमेंशन के अंदर थे, क्योंकि BF3 के अंदर 3 फ्लोरीन थे, मिलके 3 पॉइंट से मिलके एक प्लेन बनता है, तो वो 2 डायमेंशन ही रहेगा। CO2 में 2 ही एटम थे तो एक लाइन बनेगी, लाइन हमेशा 2 डायमेंशनल होगी। तो यहां पर आपके पास CH3 कुछ ऐसा दिखाई, CH4 कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऐसे कह सकता हूं, यहां से ऐसे देखिए, सब साइड से एंगल इक्वल रहेगा। अब ऑन पेपर दिखाना हो इस चीज को तो कैसे दिखाएंगे? इसी चीज को जो आप 3 डायमेंशन में ऐसे देख रहे हो, इसी चीज को ऑन पेपर दिखाएंगे तो कैसे दिखाई देगा? ऑन पेपर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो बार वाली लाइन दिखाई ड्रॉ की है, ये बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है, ये जस्ट स्ट्रक्चर बताने के लिए है कि स्ट्रक्चर ऐसे है। यहां से देखिए, ये स्ट्रक्चर जो आपका है, इसमें इसको मिलाऊं
ऊपर ये वाला पार्ट मिलाऊं, ये वाला पार्ट मिला है, ये वाला पार्ट मिला है, ये वाला पार्ट मिला है, वो भी जो आपकी ब्रोकन लाइंस है उनसे ये वाला पार्ट हम लोगों ने डॉटेड लाइन से ये वाला पार्ट हम लोगों ने दिखाया है। दिख रहा है? मोलिक्यूल बेसिकली ऐसा है, नाम होता है टेट्राहाइड्रल। मोलिक्यूल का नाम होता है टेट्राहाइड्रल। sp3 के केस में ज्योमेट्री कैसी आएगी? टेट्राहाइड्रल। सर हाँ जी आयुष बोलो। स्क्वायर प्लेनर आप बता चुके हैं? नहीं नहीं, स्टार्ट ही किया है, अभी नहीं बताया। अच्छा, ओके। sp3 के केस में टेट्राहाइड्रल आपकी शेप आएगी और दिखाई कुछ ऐसा देगा। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं CH4 ले रहा हूं। इस केस में 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, अलग अलग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के लिए अलग अलग बनेगा। देखिए कैसे 4 बॉन्ड पेयर्स आपके इस केस में हैं। तो 4 बॉन्ड पेयर्स केस में क्या दिखाई देगा आपको? टेट्राहाइड्रल दिखाई देगा। ज्योमेट्री कैसी होगी? ऐसी होगी। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और चारों की चारों बॉन्ड पेयर हो तो हर बार क्या आएगा आपके पास? ऐसा ही ज्योमेट्री आएगा, कुछ अलग मत करना, ऐसा ही ज्योमेट्री रहेगा। ठीक है? सर फिर तो सारा ज्योमेट्री हम लोग को याद करना पड़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, सब याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे sp3 वाला ध्यान आया? हाँ। अब सुनो, 4 बॉन्ड पेयर्स का केस ये है, ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है। मैं अगला केस ले रहा हूं NH3। इस बार 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे अब तक, उससे आपको पता चल जाएगा कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर बॉन्ड को बोलते हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। NH3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर है। सो NH3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाऊंगा तो सेम CH4 वाली हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन है इस केस में, है ना आद्या? हाँ है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हुआ क्या? एक हाइड्रोजन हटाकर लोन पेयर जोड़ दिया, यही हुआ है? हाँ। नहीं, एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, उसकी जगह क्या रख दिया है? लोन पेयर। लेकिन जब हम लोग ज्योमेट्री लिखते हैं तो उसमें लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, सही है? हाँ। तो मैंने लोन पेयर को काउंट नहीं करूंगा। अब मेरे को शेप कैसे दिखाई दे रही है? पिरामिड के जैसे दिखाई दे रही है क्या? जिसका बेस ट्रायंगुलर है, पिरामिड के टाइप शेप आ जाएगी, है ना? हाँ। तो स्ट्रक्चर वही है, बस ऊपर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर हो जाएगा। अब याद करने की जरूरत पड़ेगी आद्या इसको? नहीं, sp3 वाला तो अब आराम से बन जाएगा। हाँ, sp3 वाले में 2 लोन पेयर के केस में क्या हो जाएगा? एक और हटा दो आप। इस बार आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बैंट, खाली इतना पार्ट देखना है आपको, बैंट ज्योमेट्री होगी, हाँ। है ना? बहुत आसानी से हो जाएगा, कहीं भी निकालना होगा तो। sp3 के सारे केसेस हो गए अपने। देखो हाँ। NH3 बोर्ड पे और दिखा देता हूं कैसे दिखाई देंगे। NH3 आपको ऐसा दिखाई देगा, N लोन पेयर ऊपर की तरफ। लोन पेयर को शेप में हम लोग ज्योमेट्री में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, देख लेना कैसे। और बताने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से हो गया। हो गया, नीचे पिरामिड के जैसा पिक्चर हो गया। सो NH3 आपका हो गया। H2O देखिए,
H2O के अंदर आपके पास कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर? 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स। इस बार क्या होगा? सिर्फ बेंट बच जाएगा, ऑक्सीजन थोड़ा सा मैं अलग करके दिखा रहा हूं। और इसी चीज को मैं ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा साइड में करके दिखा रहा हूं। ओ ऐसा कुछ है ना? तो H2O की ज्योमेट्री क्या होगी? इसका नाम होगा बेंट, इसका नाम होगा पिरामिडल। और इस तरह से आपकी sp3 सारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। sp3 का कोई भी मॉलिक्यूल आएगा आप इजीली कर पाएंगे। परफेक्ट। चलिए, एक मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए XeO4 में क्या शेप आएगी? XeO4 या XeO3 ले लो। XeO3 में क्या शेप आएगी आपकी? XeO3 में क्या शेप आएगी? पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम लोग अब तक करते आ रहे थे उसमें क्या करेंगे? जीनोन लेंगे, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अगेन आपको बॉन्ड पेयर में सिंपली सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मैंने आपको बताया था बॉन्ड पेयर में सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहां पर कितने? 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगी? NH3 जैसा दिखाई दे रहा है, NH3 जैसा। ये जो डॉटेड लाइन है ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ऐसे भी दिखा देते बिना डॉटेड लाइंस के तो भी करेक्ट होता। ठीक है, आद्या ये बात समझ आई? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है, तो इतना कॉपी करो। उसके जस्ट बाद फिर मैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे चलता हूं। आपके पास टोटल कितनी हाइब्रिडाइजेशन है? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये सारी हाइब्रिडाइजेशन है। एक बार दिखा दूंगा तो दोबारा नहीं भूलोगे। ठीक है, हाँ। बस इतनी सी बात थी। आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा था, क्या आपके पास संडे का एक प्रॉपर टाइम मिल सकता है कि संडे की रेगुलर क्लासेस कर दिया जाए? हाँ सर, क्या क्या कह रही हो आद्या? मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। किस टाइम फ्री रहता है आपका? सर, पूरा दिन। पूरा दिन फ्री है। आयुष आप बताओ। सर हाँ बोलिए आयुष। सर कुछ पूछा सर आपने मुझसे? हाँ मैंने ये पूछा आपसे कि संडे को अगर क्लासेस रखें एक प्रॉपर टाइम मिल सकता है क्या? सर संडे को दिक्कत होगी सर, शायद दिक्कत हो, शाम को दिक्कत होती है। शाम को दिक्कत होती है, सुबह में टाइम हो तो आपके पास? सुबह में कब सर? मतलब आप बता दो, मेरा तो फ्री टाइम है पूरा, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता दो किस टाइम टाइम मिल सकता है। सर बैक टू बैक क्लासेस हो जाएगी तो अच्छा रहेगा सर। बैक संडे टू को बैक
संजय सर की क्लास होती है, उसके बाद अगर आप कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, संडे को संजय सर की किस टाइम होती है? सर उनकी 5:30 to 7 7 होती है। होती है, तो 7 से मैं ले सकता हूँ। नहीं नहीं सर, उनका 7:30 तक होता है। 6 to 7:30 होती है। 6 to 7:30 है, सो 6 to 7:30। आयुष, हम लोगों को फिर 7:30 तक करनी, मतलब वीकडेज में इशू है, ठीक है समझ गया। हाँ, तो 7:30 टू 10 मिनट गैप ले लेना, 7:45 से स्टार्ट कर देते हैं। सर 8 o'clock से स्टार्ट कर लेते हैं। 8 से स्टार्ट कर लेते हैं, सो 8 से स्टार्ट कर लेते हैं, और 1.5 आवर, ठीक है। हाँ जी सर। सो 8 to 9:30 किया जा सकता है। यस बाकी सर। लोग एक बार बता दीजिए, प्रणव। यस सर, कर सकते हैं। Yes, ठीक है, sir. आर्यन का भी October yes है। 8:32. 8 to 9:30, Okay, sir. ठीक है प्रणव, कोई इश्यू तो नहीं है? No, sir. ठीक है, तो फिर सबका सेट हो गया है मेरे ख्याल से, अब किसी को कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ये एक क्लास हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस में हम लोग लैग कर रहे हैं। जिस पेस पे मैं चलाना चाह रहा था उसमें पिछले 2-3 लेक्चर से नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने को टाइम ज्यादा लगेगा। समझ आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लासेस बढ़ा रहे हैं ज्यादा तेज करवाने की जगह, ठीक है। सो ये पार्ट समझ आया सबको, ये हटा दूं मैं? हाँ सर, ये 3 डायमेंशन में जब हम लोग से पूछेगा तब हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे ना? नहीं, हमेशा ही अब से ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब मतलब वो ऐसा दिखा दीजिए, लोन पेयर दिखा दीजिए, डॉटेड लाइन मत दिखाइए। मतलब वो 2 डायमेंशन वाला जब हम लोग बनाते थे वो नहीं बनाएंगे? वो बना लो, उससे अब आपको आइडिया ये लग जाएगा कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। अच्छा, हम लोग को एक्चुअल बनाना है तो ऐसा बनाएंगे, ऐसे वो बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। वो भी गलत नहीं है, नंबर मिल जाएंगे, अगर बोर्ड में है तो नंबर मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर आपसे बॉन्ड एंगल पूछ लिया तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे इस केस में, sp3 वाले केस में बॉन्ड एंगल कितना आता है, अब मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉपी तो आपका हो गया, बॉन्ड एंगल का दिक्कत होती है। ये बॉन्ड एंगल है कितना, ऐसे मेजर तो हम लोग नहीं कर सकते आद्या, नहीं। तो ये मैं वैल्यू बताता हूँ। 109 डिग्री 28 मिनट्स इसका बॉन्ड एंगल है। 109 डिग्री CH4 के बीच में ये वाला बॉन्ड एंगल, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है आपका, ये 109 डिग्री और 28 मिनट्स है, ठीक है। लेकिन NH3 के साथ एक प्रॉब्लम होती है। NH3 के केस में ये डिग्री, ये जो एंगल है, ये 104 डिग्री पे चला जाता है, अराउंड 104 डिग्री 5 मिनट के अराउंड। ऐसा किस वजह से होता है? अब देखिए आद्या, यहां पर लोन पेयर आ गया है। हाँ। लोन पेयर के केस में इलेक्ट्रॉन जस्ट यहीं पर लाई करेगा, जस्ट इसकी जड़ में, एटम के बिल्कुल पास लाई करेगा लोन पेयर, हाँ। है ना। बॉन्ड पेयर केस में बीच में शेयर्ड होगा। तो जब बॉन्ड पेयर था तो रिपल्शन के बीच, जब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन केस में क्या लगता था कि डिस्टेंस ज्यादा था, है ना। हाँ। जब बॉन्ड पेयर हुआ करता था। अब लोन पेयर जब बन गया है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ज्यादा होगा। तो क्या होगा कि जब रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड थोड़ा सा एंगल में नीचे की तरफ चले जाएंगे, ताकि रिपल्शन को कम कर सके। डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हल्का सा नीचे चले जाएंगे। हाँ। तो उसकी वजह से 109 डिग्री 4 मिनट से 104 डिग्री पे बॉन्ड एंगल आ गया है इनके बीच में। यहां पर एंगल इंक्रीज हो गया है, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहां पर मैं एक और ऑर्डर आपको लिखवा रहा हूं। लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन,
is greater than lone pair bond pair repulsion which is greater than, या यहीं पे लिख देता हूं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इतना बात समझ आई सबको? हाँ चलो बहुत बढ़िया है। सर, 3 डायमेंशन का कितना टोटल एंगल होता है? जैसे हम लोग 2 डायमेंशन में अगर देखो, सर्कल बनाते हैं तो 3 डायमेंशन 360 में बोल देते हैं। 3 डायमेंशन में आप स्फेरिकल अज्यूम कर सकते हो शेप। अगर इमेजिनेशन बनाना है ना अध्यात्म, तो स्फीयर अज्यूम करो। एक स्फीयर के अंदर एटम्स को कहां कहां अरेंज करें कि मिनिमम रिपल्शन आ जाए। 4 एटम अरेंज करने हैं तो देखो इस तरह का एंगल आएगा हर जगह, है ना। स्फीयर में अज्यूम करो, एक बड़ा सा स्फेरिकल मेटेलिक स्फीयर अज्यूम कर लो, उसके अंदर सेंटर पे आपका सेंट्रल एटम है और पेरीफेरी पे आपको 4 एटम डालने हैं। हाँ तो वो कुछ इसी तरह से आएंगे जो मैंने आपको दिखाया है ना। इसमें देखिए ये वाला, इसमें इसको ऊपर से एक स्फीयर अज्यूम कर लो, पूरे को ऑक्यूपाई कर रहा है मॉलिक्यूल को, ये बाहर की तरफ एक स्फीयर है। तो 3 डायमेंशन में स्फेरिकल शेप होती है, जबकि 2 डायमेंशन में सर्कुलर शेप होती हाँ है ना। तो सर्कुलर में तो 360 था, उसमें तो इक्वली डिवाइड कर दे रहे थे, लेकिन 3 डायमेंशन में देखोगे तो स्फेरिकल शेप है। एंगल तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे। है ना। तो आपने ये देखा H2O में और ज्यादा बॉन्ड एंगल कम हो जाना चाहिए क्योंकि यहां पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, है ना आद्या। हाँ, और पास आ जाए। तो ये कितना हो जाता है, सॉरी ये 100, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 104 डिग्री है, यहां पर 107 डिग्री करना, थोड़ा सा कम हुआ है, 107 डिग्री करना है इसको, ये 104 डिग्री है और 3 मिनट होता है शायद। उसको एक बार चेंज कर लेना, पिरामिडल वाले में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 107 डिग्री, और इसमें कितना होगा 104 डिग्री। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे और 107 डिग्री से चारों का एंगल मेजर करेंगे, तब तो हम लोग को एंगल मिल जाएगा ना स्फेयर का। स्ट्रक्चर बना लेंगे और सारे एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे तब तो फिर आ जाएगा। सारे एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आद्या। सर, अगर ऐड कर दे हम लोग, एक बार खुद से ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अच्छा 3 डायमेंशन में हो जाता है, मतलब स्फीयर में कैसे अज्यूम करोगे आप कितना एंगल है। या तो भाई आपके पास एग्जैक्टली मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो आप निकाल सकते हो एंगल, अदरवाइज तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये शायद 5 मिनट है, ये 3 मिनट है। चलिए, तो ये पार्ट आपका है, ये बात समझ में आई। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि टेट्राहाइड्रल से थोड़ा कम इसमें हो जाएगा और उससे थोड़ा कम इसमें हो जाएगा। एग्जैक्टली रटने की कोई जरूरत है नहीं, एग्जैक्टली रटने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि टेट्राहाइड्रल में 128 मिनट है, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। रीजन क्या होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, और इसमें और ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर इतना पार्ट हो गया कॉपी तो मैं इसको हटा दूं। हाँ।
नेक्स्ट मैं ले रहा हूं sp3d2। मॉलिक्यूल क्या ले रहा हूं? SF6। SF6 मॉलिक्यूल मैंने यहां पर लिया है, sp3d2। सर अगर किसी कंपाउंड में ऐसा होगा SF6, मतलब जो sp3d2 में बैठ रहा होगा, तो हम लोग जरूरी बोलेंगे उसको वो हाइब्रिडाइजेशन ही है, मतलब SF6 रहेगा या फिर वैसा ही कोई कंपाउंड रहेगा, तो हम लोग उसको डायरेक्ट बोल देंगे क्या sp3d2 में है वो? sp3d2 में SF6 कैसे बोलोगे? पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे आद्या, बताया था कुछ। हाँ तो SF6 का कुछ हम लोगों ने ऐसे बनाया था, है ना? हाँ याद है? हाँ, याद है ये। तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर? 6। 6। और 6 ऑर्बिटल ही आपके हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करने चाहिए। क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? 1 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और बच गए D2। सर ये तो हमको समझ आया क्यों ले रहे हैं उसमें, पर हम हाँ। ये पूछ रहे हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें 6 पेयर ऑफ बॉन्डिंग होगा, तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे अगर लोन पेयर sp3d2। नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल दो, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। और लोन पेयर है तो नहीं ले तो सकते? उसको भी काउंट करना पड़ेगा, फिर sp3d3 चला जाएगा। 6 हाँ बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर। चल, अगर 6 बॉन्ड पेयर नहीं हो के 4 ही बॉन्ड पेयर हुआ और 2 लोन पेयर हुआ, तब तो तो ले सकते हैं। sp3d2। हाँ हम वही पूछ रहे थे कि सबको लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट देना मुझे, मैं मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लेता हूँ। देखिए ये SF6 मॉलिक्यूल है, कैसा दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? SF6 कुछ ऐसा रहता है। बीच में क्या है आपका? स्क्वायर बना हुआ है, दिख रहा है? स्क्वायर है बीच में। और ऊपर की तरफ नीचे वाले पार्ट गायब कर दो, ऊपर की तरफ एक पिरामिड है। और इस तरफ गायब कर दो तो नीचे की तरफ एक पिरामिड है ना? दोनों साइड एक एक पिरामिड है, बीच में स्क्वायर है, ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन जाएगा। इन सबको ज्वाइन कर दो आपस में, तो ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन जाएगा, नीचे की तरफ भी एक पिरामिड बन जाएगा। दिखाएंगे कैसे बोर्ड पर? बोर्ड पर कुछ ऐसे दिखाएंगे। मार्कर। ये बीच में मैंने स्क्वायर बनाया, और ऊपर और नीचे एक पिरामिड बनेगा। डॉटेड लाइन सिर्फ आपको पिरामिड का एक फील कराने के लिए ड्रॉ की गई है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है जब स्ट्रक्चर बनाओगे। देखिए दिखाई दिया? स्क्वायर बाई पिरामिडल केस में आपका इसका नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। बड़ा सिंपल सा नाम है, स्क्वायर बाई पिरामिडल।
दूसरा नाम इसका होता है ओक्टाहाइड्रल। ये ओक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल का क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, सर ये नाम क्यों दिया? तो ये नाम इस वजह से दिया, ओक्टा का मीन्स है 8 एंड हाइड्रल का मीन्स है फेसेस। 8 फेस इसके होने चाहिए। देखिए कैसे 8 फेस, 3 मॉलिक्यूल को मिलके एक प्लेन बनता है, उसी को फेस बोलेंगे। तो यहां पर देखिए ये 3 मॉलिक्यूल से एक फेस बना, 1, इस तरफ आया 2 फेस बन जाएगा, जो सेकंड फेस है इस तरफ वाले 3 मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलके बन जाएगा। इस तरफ 4 और इस तरफ 5, सॉरी 3, इस तरफ 3 और इस तरफ 4, तो ऊपर की तरफ 4 फेसेस हो जाएंगे। ये वाला फेस, इस तरफ वाला फेस, सामने वाला फेस और पीछे वाला फेस। तो 4 फेसेस ऊपर की तरफ और 4 फेसेस ऐसे ही नीचे की तरफ। ये थोड़े ट्विस्टेड एंगल पे, ये वाले इस एंगल पे थे, ये वाले इस एंगल पे हैं। सो 8 फेस आपके नेट बन रहे हैं। सो 8 फेसेस, इस वजह से नाम क्या होगा? ओक्टाहाइड्रल। हाइड्रल मींस फेसेस, ओक्टा का मींस 8। टेट्राहाइड्रल भी एक बार आपको दिखा देता हूं, देखिए टेट्राहाइड्रल में 4 फेसेस होने चाहिए। तो फर्स्ट फेस आपका ये वाला, सेकंड फेस इसके साइड वाला सामने आपकी तरफ, थर्ड फेस ये वाला यहां वाला ये, और फोर्थ फेस बैक साइड में। तो 4 फेसेस टेट्राहाइड्रल में थे। टेट्रा मींस 4, हाइड्रल मींस फेसेस। सो 4 फेसेस टेट्राहाइड्रल में थे। ओक्टाहाइड्रल में कितने हैं? 8 फेसेस आपके हैं। समझ आया? यस सर। चलिए इसको ड्रॉ कर लिया आपने। एंगल कितना आएगा? 90 है हर जगह। बॉन्ड एंगल इस मॉलिक्यूल में हर जगह 90 है। ये वाला क्योंकि स्क्वायर में बॉन्ड एंगल ये वाला 90 है, आप यहां पर ये वाला 90 है। आप स्क्वायर कहीं से भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। देखो स्क्वायर ऊपर और नीचे वालों को कंसीडर करके भी लिया जा सकता है। देखो दिखाई दे रहा है? हाँ। तो स्क्वायर आप कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी पोजीशन से स्क्वायर लेना है। परफेक्ट। सो इस वजह से ये ज्योमेट्री ऐसा बनेगा। आप इसको अब ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ हो गया होगा शायद आपका, हटा दिया जाए ड्रॉ हो गया हो तो। नहीं। कर लो कॉपी, फिर बोलता हूं। यहां पर कितने हैं? 6 बॉन्ड पेयर्स हैं। सर हो गया। हो गया? बहुत बढ़िया। सबका हो गया? बाकी सब लोग, प्रणव, आर्यन, आयुष, हो गया ना सबका? Yes. नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट मोलिक्यूल इज ClF5 या IF5 ले लो, दोनों ही आपके जाएंगे। यहां पर क्या होंगे? 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। इस केस में कैसे होना चाहिए? अगेन आपका मॉलिक्यूल मैं उठाऊंगा और वहां से किसी भी एक पोजीशन से हाइड्रोजन हटा दूंगा। जैसे मैंने ऊपर वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा दिया है,
उसकी जगह क्या आ गया, अभी ये लोन पेयर बचा हुआ है। तो अब ज्योमेट्री कैसे दिखाई दे रही है, लोन पेयर को तो काउंट नहीं करेंगे। देखो एक लोन पेयर आ गया है आपका, ज्योमेट्री कैसे दिखाई दे रही है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। तो आप किसी भी एक पोजीशन से हटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, आई बीच में, एफ 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 और नीचे की तरफ एफ, या ऊपर की तरफ दिखा दो, नीचे की तरफ लोन पेयर दिखा देते हैं। एफ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मैंने क्या डाल दिया, लोन पेयर डाल दिया। इस पर 2010 आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन आया था और किस्मत से मेरा ठीक था। एडवांस के अंदर मॉलिक्यूल था BRF5, सेम स्ट्रक्चर, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। और आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ FBRF bonds, number of FBRF bonds present at 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर कितने बॉन्ड्स होंगे। ये क्वेश्चन आपका आया था 2010 आईआईटी के अंदर। एडवांस्ड, मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, एडवांस की बात कर रहा हूं। सोचिए कोई आंसर कर सकता है तो बताइए। और इंटीजर टाइप में था, तो मतलब 0 से 9 तक का आंसर हो सकता है। नहीं सोच पा रहे हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का कॉन्सेप्ट यूज करो। श्रेया बोलो, श्रेया। 3 या 4 है क्या? 3 या 4। तो यहां पर क्या आंसर आया था वो मैं बताता हूं। एलन ने आंसर किया था 4। ओके, एलन ने 4 आंसर किया था। बंसल क्लासेस ने आंसर किया था 0,8, आइदर 0 और 8। रेजो ने शायद 0 ही आंसर किया था या 8 आंसर किया था, एक ही किया था, दोनों नहीं किए थे। ओके, और फाइनल जो आईआईटी का आंसर था वो था 0। 0 क्यों? यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जहां भी लगेगा, इन बॉन्ड्स के बीच में भी लगेगा, यहां पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो एग्जैक्टली 90 पे नहीं रह पाएंगे। और यहां पर भी लोन पेयर, यहां ये वाला एंगल भी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था वो ये था कि आपके पास ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, इन दोनों के बीच का। जो आपके पास दो एटम्स ये वाले हैं, इनका बॉन्ड एंगल आपस में डिस्टर्ब होगा या नहीं। ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसमें बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब होगा या नहीं। तो बॉन्ड एंगल इसका भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ भेजते हैं चारों एटम्स को, ट्विस्ट करके थोड़ा सा ऊपर जब लेके जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल 90 से डिक्रीज होके 87 पर चला जाता है। आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये चीज समझना चाहिए था मैथमेटिकली
कि लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा तो ये थोड़े से नीचे की तरफ चले जाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर में बॉन्ड एंगल 90 होता है, लेकिन इस केस में परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज कर जाएगा। आया? सर उन लोग ने 8 क्या लॉजिक से दिया था आंसर? 8 क्या लॉजिक से दिया था? अगर परफेक्ट ज्योमेट्री होती तो यहां पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सब 90 पे आते। ये सर। बंसल ने जो दिमाग लगाया था वो ये था कि अगर या तो आंसर करेगा परफेक्ट ज्योमेट्री से आईआईटी, या बोलेगा कि डिस्टॉर्शन हुआ है, लोन पेयर की रिपल्शन लगा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परफेक्ट ज्योमेट्री वाले केस में आपके पास क्या हो जाएगा, चारों, तो 4 ये और 4 ये बीच वाले, तो 8 हो जाएगा नेट। ठीक है, यस। तो इस तरह से मैंने BRF5 का आपको बताया। नाम क्या होगा इसका, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। अब बॉन्ड एंगल मैं नहीं दिखा रहा हूं, रीजन है उसके पीछे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि 90 से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्या? हाँ आद्या, थोड़ा माइक पास लाके बोलो। क्वेश्चन में ये पूछा था कि FVRF बॉन्ड्स कितने 90 डिग्री के एंगल पे हैं, 90 डिग्री के। तो ये बात समझ आई आपको? मैं नेक्स्ट ले रहा हूं। साउंड आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? नहीं। ठीक है, IF5 मैंने लिया। नेक्स्ट मैं लेता हूं XZF4। XZF4, इस केस में क्या होगा, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स। Four bond pairs and 2 lone pairs. Xenon, ऐसा कुछ। अब यहां पर लोन पेयर आमने सामने रहेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, तो क्या होगा कि दोनों लोन पेयर्स को अगर अपोजिट में रखें तो मिनिमम रिपल्शन आना चाहिए। बॉन्ड में हम आपको देखे थे, आप एकदम बगल बगल में लगाए थे लोन पे। पहले ना, हाँ। तब तक ज्योमेट्री नहीं बनाया था क्या? नहीं, SP3 में ही। SP3 में। अब देखो, बगल बगल में लगाने के SP3 में आप कहीं पे भी लगाओ, ये वाला एक लोन पे, सॉरी, ये वाला एक लोन पेयर मैंने लिया है ना। अब तीनों में से आप किसी पे भी लगाओ, देखो आद्या, किसी पे भी लगा दो, इसको हटा लेता हूं मान लो, तो भी आपको लगेगा बगल बगल में है ना। या इसको हटा लो तो, इसको भी हटा लोगे तो भी बगल में लगेगा, या इसको हटा लोगे तो भी बगल में लगेगा, है ना। तो सर वो 3 डायमेंशनल में ना। हाँ, 2 डायमेंशन में देखने से लगता है कि बगल बगल में है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, एक दूसरे के परफेक्ट एंगल पे होता है। तो सर अगर हम लोग इसमें भी कर देंगे बगल बगल में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि पेपर में हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो गलत तो होगा नहीं। गलत नहीं है, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग,
आद्या क्या बोला आपने? हम लोग जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही दिखा रहे हैं पेपर पे, तो यहाँ पे भी हम लोग बगल बगल में दिखा के बोल देंगे कि 3 डायमेंशनल है। यहाँ पर अगर 3 डायमेंशन, यहाँ पर 3 डायमेंशनल हम लोग डिनोट कर सकते हैं आद्या, वहां पर ज्योमेट्री का आइडिया नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर देखने से लग रहा है कि स्क्वायर बना है, ऊपर और नीचे है आपके पास, दिख रहा है। हाँ, आप इसमें किसी और एंगल पे बनाते हैं तो बाकी चारों बॉन्ड स्क्वायर नहीं बना पाते, अच्छा। है ना। स्क्वायर बनाने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे ही दिखाएं भाई, बाकी चारों बॉन्ड तो स्क्वायर बनाने SP3 चाहिए में, ना। हाँ, आप जब उसमें तो SP3 में दिखाए थे, उसमें जब 2 डायमेंशन पे दिखा रहे हैं लोन पेयर हटा के हम लोग, तो SP3 में ये बैंड ही बनता है और आपका पेपर पे भी बैंड ही बन रहा था, हाँ, मतलब है ना। स्ट्रक्चर खराब भी नहीं होना चाहिए पेपर पे, ऐसा। हाँ, ये समझ आया। इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर है आपके पास और प्लेन में है एक मॉलिक्यूल, तो स्क्वायर प्लेनर इसका नाम हो जाएगा। चलिए, स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ आया? ड्रॉ कर लिया आद्या? नहीं किया है, कर लो। हाँ सर, कर लिया। ठीक है, इसमें इस हाइब्रिडाइजेशन में और कोई केस नहीं बनेगा। अब आपको आद्य याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही होगी, सिर्फ लोन पेयर रिप्लेस कर रहे हैं और आपको पता चल जा रहा है ये शेप आनी चाहिए, है ना। हाँ। नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा रैंडम ऑर्डर में ले रहा हूं। sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो क्या होगा? sp होगा तो क्या होगा आद्या? क्या? sp में 2 ही ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल तो मिनिमम रिपल्शन कब शो करेंगे? आमने सामने रहेंगे। एंगल आमने सामने रहेंगे तो मिनिमम रिपल्शन होगा। तो sp के लिए बड़ा सिंपल हो जाता है, आपको क्या करना है, आमने सामने रख देना है। ठीक है, देखिए एग्जांपल। BeH2, BeHH, इसको वापस से डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन ये ऐसा सिंपली 180 के एंगल पे हम लोग दिखा सकते हैं। शेप क्या होगी? लीनियर। शेप हो जाएगी लीनियर। sp में बड़ा सिंपल है, लीनियर शेप, कोई पंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। sp2, sp2 के केस में क्या होगा? आप लोग ले लीजिए SO2। इस बार, या SO2 नहीं, पहले BF3 से शुरू करेंगे।
BF3 का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको दिखाया था, दोबारा देख लीजिए। नाम क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना आपके पास? 120 का, 120 डिग्रीज। इसको दिखाने की जरूरत तो नहीं BF3 को? नहीं। ठीक है। सो sp2 में पहला केस मैंने लिया 3 बॉन्ड पेयर्स। अभी इन दोनों को आप ड्रॉ कर लीजिए, मैं नेक्स्ट केस उसके बाद लेता हूं sp2 का। हो गया? हाँ। चलो, नेक्स्ट केस है sp2 का, SO2। SO2 कैसे दिखेगा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ऊपर की तरफ लोन पेयर डाल देंगे। शेप क्या हो जाएगी? वापस से बेंट हो जाएगी। बेंट शेप आ रही है? आ रही है। हाँ, तो SO2 आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन ये एंगल 120 के इक्वल नहीं होगा। रीजन आप जानते हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नॉट इक्वल टू 120 है। ठीक है? हाँ। चलिए, अगर इतनी बात समझ आ गई तो कॉपी कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे आता हूं, और जहां से आपका काम हो जाएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ये एक लॉजिक से ही बचा के रखी हुई थी मैंने। रीजन है कि ये इतना टाइम मैंने लिया है। जो लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3d, उसको मैंने एक रीजन से बचा के रखा हुआ था। वो रीजन अब मैं आपको बताऊंगा। ये हुआ लास्ट सेकंड लास्ट। sp3d3 करना चाहो तो कर सकते हो, बता दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसका मोलिक्यूल नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस शेप में मोलिक्यूल मिलता नहीं है मार्केट में। मुझे वो बता दे रहा, मतलब हाँ, क्या? एक आइडिया दे दूंगा। हाँ। चलिए, मैं हटा दूं। यस सर। The next one is sp3d hybridization. अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। दिस हाइब्रिडाइजेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 प्लस pd। This hybridization is a combination of sp2 plus pd। sp2 की शेप आपको कैसे दिखाई देती थी? ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा कुछ। परफेक्ट। sp2 ऐसा कुछ शेप आपको दिखाई देता था। सिर्फ दो ऑर्बिटल को मिक्स करूं तो शेप क्या आ जाएगी? लीनियर। दो ऑर्बिटल्स को सिर्फ मैं मिक्स करता हूं तो शेप क्या बन जानी चाहिए? लीनियर शेप। तो लीनियर को इसमें कंबाइन करता हूं, ये कुछ ऐसे। इसका ज्योमेट्री कुछ अजीब सा आएगा। अजीब सा किस वजह से आएगा? क्योंकि इसमें दो बॉन्ड आपके लंबे होते हैं और 3 बॉन्ड छोटे होते हैं।
बहुत अजीब बात बोल रहा हूं, इसमें 2 बॉन्ड लंबे होते हैं और 3 बॉन्ड आपके छोटे होते हैं। sp3d is a combination of sp2 plus pd। sp2 हाइब्रिडाइजेशन केस में आपका s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, लेकिन pd के केस में p और d दोनों बड़े ऑर्बिटल्स हैं। आद्या, p और d बड़े ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ। तो बड़े ऑर्बिटल्स से जो मिलके बॉन्ड बनेंगे वो लंबे बॉन्ड बनेंगे, हम्म। और छोटे ऑर्बिटल से मिलके जो बॉन्ड बनेंगे वो छोटे बॉन्ड बनेंगे। हाँ सर, पर अब लास्ट क्लास में बोले कि छोटा बॉन्ड और बड़ा बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, उसी पे फिर बात करेंगे ना। sp3d is not a true hybridization। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि सारे बॉन्ड बराबर होने चाहिए, लेकिन sp3d के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसमें 2 बॉन्ड लंबे होते हैं और 3 बॉन्ड छोटे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि sp3d is not a true hybridization, rather it is a combination of sp2 plus pd hybridization। sp3d ट्रू हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है sp2 plus pd। क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि सारे बॉन्ड इक्वल करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए थे, लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है ना। तो देखो इसका मॉलिक्यूल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, PCl5, 5 बॉन्ड पेयर्स, दिखेगा कैसे, बीच में फॉस्फोरस डाल दो, Cl 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 Cl, ऐसा कुछ PCl5। देखिए 3D में कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखता है, दिख रहा है। 2 बॉन्ड मैंने लंबे बनाए, 3 बॉन्ड मैंने छोटे बनाए हैं। जो sp2 के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है वो क्या है, 3 बॉन्ड हैं आपके बीच वाले, और pd के कॉम्बिनेशन से 2 बॉन्ड हैं जो ऊपर और नीचे लाई कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। ये लास्ट में डिस्कस करने का पॉइंट यही था कि इसमें ये इशू होता है। सर हाँ श्रेया बोलो। sp3d2 में ऐसा क्यों नहीं होता है, हम उसको नहीं ब्रेक कर सकते? sp3d2 जब आप बनाने जाते हो तो सिमेट्रिकल शेप आती है। श्रेया देखो, हम लोग ना केमिस्ट्री के अंदर एक रूल होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक बेसिक डिफरेंस है कि फिजिक्स में पहले हम लोग प्रिंसिपल देते हैं और उस चीज से हम लोग उस चीज को एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई करते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है, पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटली कुछ निकालते हैं, फिर उस चीज को जस्टिफाई करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन था उसका शेप ये वाला आ रहा था, जबकि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप रेगुलर शेप था, सिमेट्रिकल शेप था। तो सिमेट्रिकल शेप के केस में आपको प्रॉपर सारे ऑर्बिटल्स को मिक्स करना पड़ेगा, सारे बॉन्ड्स बराबर हैं। परफेक्ट। यस सर। लेकिन यहां पर सारे बॉन्ड बराबर नहीं है, तो उस चीज को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सारे बॉन्ड बराबर क्यों नहीं है ना। हाँ। अगर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू जनरेट न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स which are equivalent in shape, size and energy। तो शेप और साइज बराबर होनी चाहिए थी, मतलब सारे ऑर्बिटल्स बराबर होने चाहिए थे, मतलब यहां पर आपके सारे बॉन्ड्स बराबर आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हाँ। यहाँ पे इशू है। जो आपके सिलेबस में है वो पार्ट सिर्फ इतना बोलता है कि यहां पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, सारे 90 पे हैं, जबकि यहां पर रिपल्शन कम लगेगा क्योंकि इसके साथ सिर्फ 2 ही 90 पे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये वाला बॉन्ड कम रिपल्शन फील करेगा क्योंकि ये 2 अदर बॉन्ड्स के साथ 90 के एंगल पे है, जबकि ये वाला बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन फील करेगा क्योंकि ये 3 बॉन्ड्स के साथ 90 के एंगल पे है।
तो ज्यादा रिपल्शन फील करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि लंबा हो जाएगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इलोंगेट हो जाएगा। लेकिन रीजन ये होता है ओके सर। है ना। सो यहां पर क्या हो रहा है, sp2 प्लस pd का कॉम्बिनेशन आ रहा है और PCl5 ऐसा दिखाई देगा, 2 बॉन्ड आपके लंबे होंगे, 3 बॉन्ड छोटे होंगे। अब मान लो आद्या, इस केस में मुझे एक जगह लोन पेयर रखना है, तो किस पोजीशन पर लोन पेयर रहना सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? जहाँ ऊपर पे और कम नीचे रिपल्शन। कम रिपल्शन हो। हाँ एक और पॉइंट मैं बोलता हूं, जहां पर न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हो, हाँ, है ना, क्योंकि वहीं पे जहां रहता पर है ना। न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हो वहां पर रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से कहां पर रहना सबसे प्रिफर्ड होगा? इस पोजीशन पर, हाँ इस पोजीशन पर। तो नया मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं, नए मॉलिक्यूल का नाम क्या है? SF4। इसका नाम है SF4, 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। एक पोजीशन पे एस, मैं इसको ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, रीजन बताऊंगा क्यों ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं। ये ऊपर और नीचे वाले मैंने इस तरफ ड्रॉ कर दिए, और ये जो छोटे वाले थे ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है। देखो आद्या, ये कुछ ऐसा ही मॉलिक्यूल है, हाँ ऊपर और नीचे वाले को ऐसे ड्रॉ कर दिया है, और ये वाले बीच वाले दोनों ऐसे हैं। अब ये क्या सीसो बन रहा है क्या? बचपन में देखा था, खेलते थे हम लोग। हाँ, सीसा है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? सीसो स्ट्रक्चर। मतलब जैसा दिख रहा है वैसे ही नाम डाल दें। वैसे ही नाम डाल देंगे। तो हाँ जी श्रेया, बोलो। फाइल का शेप क्या था? पिछले वाले का, इसका हाँ शेप। इसका नाम होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बीच में ट्राइंगल है, उसके ऊपर पिरामिड बना हुआ है ऊपर और नीचे की तरफ, तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और सर एंगल क्या था, आप बोलेंगे वापस एक बार? हाँ एक सेकेंड। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। टीबीपी में ये एंगल कितना है आपको दिखाई दे रहा है? 90 का एंगल है। और ये वाला sp2 वाला एंगल कितना होता है? 120। Yes, ये sir. एंगल कितना? 90। ये वाला एंगल कितना? 120। दो अलग अलग एंगल्स आते हैं। 2 90 और 3 150। नहीं, 90 कितने? 1 2 3, नीचे की तरफ भी 3 होंगे, 1 2 एंड 3। सो 6 90 पे होंगे, और 120 पे 1 2 एंड 3 आए। नहीं। देखो 90 पे कौन सा एंगल? ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ और ये वाला। ऊपर की हाँ तरफ 3 और नीचे की तरफ 3। हाँ। सो 6 तो हो गए 90 पे। yes, और 120 पे कौन कौन से? ये वाले सिर्फ, 1 2 एंड पीछे की तरफ 3 okay, sir. आया। हाँ सो 6 होंगे 90 पे और 3 होंगे आपके 120 पे। SF4 के केस में क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगेन लोन पेयर आ गया है तो 90 के एंगल नहीं रहेंगे, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाएगा, हल्का सा बेंट आ जाएगा स्ट्रक्चर। नाम क्या होगा इसका? सीसो। चलिए, इतना बात समझ आया? हाँ, पर एक चीज समझ नहीं आया, वो जो आप हाँ। पीडी बोले कि इलोंगेटेड हो जाता है, और उसका रियल लॉजिक ये है कि पीडी का ऑर्बिटल बड़ा होता है इसलिए। हाँ, हाँ, हाँ। पर फिर हम लोग और कंपाउंड्स में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? और कंपाउंड्स में ऐसा क्यों नहीं करते? श्रेया का सेम सेम क्वेश्चन था आद्या। पर वो समझ नहीं आया देखो हमको, आप क्या देखो बोले मैं उस जो वक्त। बोला वो ये बोला
कि हम लोग पहले केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटली जब निकाले तो सारी हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्रिकल थी एक्सेप्ट sp3d। जो sp3d निकाल रहे थे, जब 5 बॉन्ड हम लोग कर रहे थे, वो किसी भी तरह स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, उसकी 5 जगह ऑड है इसलिए। 5 ओड है, इस वजह से थोड़ा इशू कर देता है। वैसे 3 भी ओड है लेकिन 3 अरेंज हो जाता है, 5 में इशू आता है। सो 5 में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ पाता है। इवन दो अपन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश भी करें आद्या, तो इस स्ट्रक्चर के केस में एनर्जी वाइज ये ज्यादा स्टेबल आ रहा था और नेचर में ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा था इंस्टेड ऑफ जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। तो फिर अब इस चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए फिर अपने ज्यादा सोचा तो समझ में आया कि बीच में क्या बन रहा है आपके पास sp2, हाँ। है ना भाई। sp3d तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। हाँ। नेचर में क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन ही नहीं रही है, उसकी जगह क्या बन रहा है, sp2 प्लस pd हाइब्रिडाइजेशन बन रही है। वो आप उसका ये लॉजिक दिए कि उसमें छोटा बड़ा बॉन्डिंग हो रहा है इसलिए। छोटा बड़ा बॉन्डिंग हो रहा है और नेचर में वैसे ही बॉन्ड्स आपको मिल रहे थे। तो हम लोगों ने फिर क्या बोला कि sp3d नहीं है एक्चुअली, ये sp2 प्लस pd का कॉम्बिनेशन है। उसकी वजह से इसका हर चीज जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे आद्या। तो होता क्या है कि आपका लोन पेयर इसी पोजीशन पर क्यों आया, अब बताओ, फंस जाओगे। अगेन अगर आप बॉन्ड लंबा बोलते हो कि नॉर्मली हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो लोन पेयर हमेशा इसी पोजीशन पे आता है, फिर तो अपने पास इश्यू हो जाता। हाँ, लॉजिक नहीं रहता कुछ। लॉजिक नहीं रहता। तो लोन पेयर इसी पोजीशन पे किस वजह से आया, क्योंकि s ऑर्बिटल में रहना चाहता है, सर इजीली लेकिन समझ वो आता है। पिछले वाले हाइब्रिडाइजेशन में भी तो हम लोग लगा देते थे और बोलते थे कि हाँ, उसके पास वहां रख पर रहे हैं देखो तो। देखो देखो आद्या, वहां पर क्या है कि वहां पर सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं, मतलब सारे हाँ। बॉन्ड्स में p d और s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। हर जगह d जितना है उतना ही दूसरे ऑर्बिटल में है, उतना ही तीसरे ऑर्बिटल में है। जो 6 ऑर्बिटल थे हर एक में p d और s का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके पास सबका हाइब्रिडाइजेशन, हर एक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। इन तीनों का क्या है, sp2 है, जबकि ऊपर और नीचे वालों का क्या है, pd है। ऐसा कुछ। हाँ। तो वहां पर पर इक्वल क्वेश्चन ही तो हाइब्रिडाइजेशन ये है। है ना हाँ कि क्यों है, मतलब वो इलोंगेटेड क्वेश्चन ही तो वो है। उसके बाद हाँ, वो सारे मैं वही लॉजिक्स तो आपको समझ बता आ रहा हूँ, ही गए। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे, आपको नेचर में ऐसा मिल रहा था, 2 लंबे और 3 छोटे। अब बताओ, बिना, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको बिना बोले इस चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे आप। मतलब एक्सपेरिमेंटली आपको पहले ही मिल गया तो उसके बाद हम लोग लॉजिक्स लगा दिए। हाँ, पहले आपको एक्सपेरिमेंटली चीज मिली, उसके बाद आपने उसको जस्टिफाई किया। यही बात मैंने श्रेया को बोली थी कि केमिस्ट्री में हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज निकल के आती है, फिर उस चीज को जस्टिफाई करते हैं। तो सर जबकि पिछले। फिजिक्स में क्या होता है, हाँ। जबकि फिजिक्स में क्या होता है, पहले हम लोग, जैसे न्यूटन ने पहले अपना लॉ दिया, फिर उसके बाद उसको जस्टिफिकेशन निकल के आया एक्सपेरिमेंटल। तो फिजिक्स में बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले हम लोग थ्योरी बना देते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंटल काम होता है, फिर थ्योरी बनाते हैं। हाँ। तो सर हाँ, मतलब आप बोलो। पिछले हाइब्रिडाइजेशंस में हम लोग को पहले एक्सपेरिमेंटली ही इक्वल मिल रहा था। एक्सपेरिमेंटली सिमेट्रिकली इक्वल मिल रहा था हर जगह। अच्छा। और इसमें क्या हुआ कि इसमें इश्यू आ गया, आपके पास 2 बॉन्ड लंबे आए, 3 बॉन्ड छोटे आए हैं। तो इसमें हम लोग सर ये लॉजिक आप बोले कि p और d का ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा बड़ा होता है तो इसलिए हाँ, वो दूर भाग गया, इसलिए बड़ा वो हो गया। ऊपर और नीचे लाई किया, क्योंकि हाँ। अगर 2 ऑर्बिटल ही मिक्स हो रहे हैं तो 180 के एंगल पे सबसे ज्यादा स्टेबल हाँ। है ना, और आप 3 बोले ऑर्बिटल बड़ा मिक्स, होता है। बड़ा होता है, इस वजह से लंबा हुआ ये, हाँ। दूर भागा नहीं, लंबा हाँ किस वही वजह से हुआ। लंबा। हाँ, लंबा किस वजह से हुआ, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स बड़े ऑर्बिटल्स होते हैं,
तो बड़े ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करेंगे तो लेंथ ज्यादा आएगी। हाँ अभी आया? सर, लेकिन ऑर्बिटल का तो साइज सेम होता है ना, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एस पे। नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ी गलती कर दोगे। ऑर्बिटल का साइज सेम कैसे कर दोगे आद्या? जैसे सर एस डी में ऑर्बिटल 2 है, होता है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इलेक्ट्रॉन दो सब जगह दो ही लाई करते हैं, ये बात ठीक है। हाँ ऑर्बिटल को इमेजिन कैसे कर सकते हो आप? एक बादल की तरह इमेजिन कर सकते हो, है ना? बादल के अंदर पानी होता है, आपको दिखाई देता है? नहीं। उसी तरह से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। सेम वे में ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जैसे बादल एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर पानी है लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता है, उसी तरह ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब बादल दो टाइप का हो सकता है, सिंपल सा टाइप तो बहुत सारी हो सकती है, सिंपल टाइप में बताऊं तो कंसंट्रेटेड काला गहरा बादल है, छोटा सा, है ना? हाँ उसमें उसमें जितना पानी है उतना ही पानी हो सकता है कि एक फेडेड बादल हो, क्लाउड एक फेडेड हो पूरा का पूरा और काफी बड़ा साइज हो। हाँ। सेम अमाउंट ऑफ पानी हो सकता है दोनों जगह। तो उस तरह का कुछ है। डी ऑर्बिटल में जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन कैरी दो ही करता है लेकिन साइज काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल स्टार्ट कहां से होता है आद्या? 3D से। एक बेसिक सी बात समझना, डी ऑर्बिटल 3D से शुरू होता है, एस ऑर्बिटल 1s से ही शुरू हो जाता है। अब हाँ आप एक सिंपल सी बात सोचो, एस ऑर्बिटल का आपका स्फेरिकल शेप है, तो स्फीयर में जितना आपको ऑक्यूपाई करना है इलेक्ट्रॉन्स, पूरा स्फीयर ले लें और एक आप लो डम्बेल शेप, मतलब आपको एक एंगल पे लेके जाना है, तो एंगल पे लेके जाना है तो एक पर्टिकुलर रीजन में लेके जाना पड़ेगा, तो ये शेप ज्यादा बड़ी आ जानी चाहिए एज कंपेयर टू स्फीयर में। जो टोटल वॉल्यूम है, नेट वॉल्यूम अगर आप ऑक्यूपाई करने चलोगे तो स्फीयर में आपका जो वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगी कम ही डिस्टेंस पर। हाँ जबकि ये जो आपका डी ऑर्बिटल बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, तो एक इसमें एंगल हर पे। जगह तो आ नहीं पा रहा है, कुछ स्पेस तो खाली बच जा रही है, हाँ तो उसकी वजह से इसको थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए। हाँ, नहीं, मतलब एक एंगल पे ले जाना है तो वो बड़ा ही होगा ना। बड़ा ही होगा। हाँ, और वो जो आप अभी बोले कि वो 3D होता है, तो वो आगे वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट करता था? नंबर रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ शेल्स को। सो जो शेल थी बोर मॉडल की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल नंबर था, शेल, सब हाँ शेल और ऑर्बिटल, तो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है 3। तो हाँ 3 वाली शेल काफी बड़ी होती शेल, हाँ, 3 वाली बड़ी होती है, आ गया सर तो 3, समझ। ठीक है। हाँ चलिए, तो हाँ। ये लंबा क्यों हुआ ये बात समझ आया? हाँ श्रेया बोलो। हाँ इसमें एंगल क्या क्या होगा? इसमें एंगल क्या क्या होगा मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ पर 9, ऊपर वाले तीनों 90 के, बीच वाले क्या है 120 के एंगल पे हो जाएंगे। सीसा का पूछ रही। सीसो का, हाँ सीसो का श्रेया प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्टली ये 90 नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा होगा रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन की वजह से, तो एग्जैक्ट एंगल हम लोग नहीं बोलते हैं। अच्छा, एग्जैक्ट है, हाँ मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको लिख देगा ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90 का ऑप्शन मिले, लेस देन 90 का ऑप्शन मिले तो वो टिक कर देंगे इस तरफ वाला एंगल। और बाकी 120। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये 120 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इससे डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं अगर यहां से इलेक्ट्रॉन हटाता हूं, देखिए यहां पर लोन पेयर रखता हूं तो इसको भी रिपल्शन लगाएगा, ये जो अपना साइड में है इसको भी रिपल्शन लगाएगा और इसको भी रिपल्शन लगाएगा, मतलब दोनों ही एंगल को डिस्टर्ब कर देगा, इसको कुछ ऐसे कर देगा और इसको कुछ ऐसे कर देगा। तो 2 angles less than 90, 2 angles less than 120। हाँ कुछ ऐसे, समझ आया? हाँ सर समझ। ठीक है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन से।
देखना कैसे, PCl5 आपके सामने आ गया। अब एक बात बताओ, मैं अगर ले लेता PCl2F3 तो इस केस में स्ट्रक्चर क्या आता? अच्छा क्वेश्चन है, इस केस में स्ट्रक्चर क्या आएगा? PCl2F3 ये भी IIT का आया हुआ है। एडवांस्ड इस केस में क्या स्ट्रक्चर आएगा बताइए? नहीं सोच पा रहे हो या कुछ दिमाग चला? आयुष बताओ। आयुष यस सर। क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर? सर PCl2F3 का। जो बच्चे के दिमाग में आएगा वो ये आएगा, सर PCl ऊपर कर देते हैं और 3 फ्लोरीन है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना? लेकिन ये स्ट्रक्चर आपका गलत होता है। सही स्ट्रक्चर क्या होता है? PF और तीसरा F इस तरफ, Cl। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि फ्लोरीन इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। और किन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा? P और D ऑर्बिटल्स इलोंगेटेड ऑर्बिटल्स हैं, लंबे ऑर्बिटल्स हैं, या ऐसे बोलूं कि इनका साइज बड़ा है, तो ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा इनका और यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना आसान होगा। फ्लोरीन के लिए कहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना आसान होगा? sp2 से या pd से? तो मैं सिंपल सा एक बात बोलूंगा कि फ्लोरीन जो है वो p और d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इजीली विड्रॉ कर सकता है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर हाईएस्ट है इसका। सो अगर इसका एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट है तो मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होना चाहिए। और किस केस में मैक्सिमम शिफ्टेड हो सकता है? जब ये p और d ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करे इंस्टेड ऑफ s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोज टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के क्लोज है मतलब उसको न्यूक्लियस से दूर ले जाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहां से P और D से निकालना काफी आसान है। इस वजह से फ्लोरीन हमेशा एक्सियल पोजीशन है। इसको नाम देते हैं एक्सियल, इसको नाम देते हैं इक्विटोरियल। इन 3 पोजीशंस को नाम देते हैं इक्विटोरियल, और ऊपर और नीचे वाली दोनों को नाम देते हैं एक्सियल। सो फ्लोरीन हमेशा ऊपर और नीचे ही लगेगा, इस तरफ नहीं आएगा, मतलब इस तरफ प्रिफर्ड नहीं होगा। अगर ऊपर और नीचे वाली ऑक्यूपाई हो चुकी हैं तो फिर इस तरफ आ जाएगा।
ये बात जो बताई वो समझ आई? हाँ ठीक है, किसी को कोई डाउट है? आर्यन? सर वापस रिपीट करेंगे, मेरे को नहीं समझा। देखिए श्रेया, इसमें फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यस सर। तो इसकी टेंडेंसी होगी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। कहां से विड्रॉ करना आसान होगा? sp2 से या pd से? किस पोजीशन पर आना चाहिए? पीडी से आसानी से निकाल लेगा। pd से आसानी से निकाल पाएगा, तो pd से आसानी से निकाल पाएगा तो किसके साथ कंबाइन करने की कोशिश करेगा? हमेशा pd के साथ पहले, और pd अगर ऑक्यूपाइड है तो फिर जाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है ना। तो यहां पर क्या हुआ, जो अपने पास इलोंगेटेड ऑर्बिटल्स, जो आपके p और d ऑर्बिटल्स हैं, या इलोंगेटेड ऑर्बिटल्स बोल सकते हो, या एक्सियल पोजीशन आप बोल सकते हो, उस पर फ्लोरीन की ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी होगी। दो टाइप के एटम हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पर जाएगा। ओके। आया? हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल पे जाएगा। वो एक्सियल पे जाएगा। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे जाएगा। वो लॉजिक भी बता दिया था आपको, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे, क्योंकि वो s ऑर्बिटल के क्लोज रहना चाहता है। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आज का जितना कराया है। हाँ अद्या बोलो, आसान होगा। क्या बोल रहे हो? पीडी से विड्रॉ करना क्यों आसान? पीडी से विड्रॉ करना हाँ, क्यों हाँ। आसान होगा? आद्या देखो, p और d ऑर्बिटल अगेन लंबे ऑर्बिटल हैं, तो न्यूक्लियस से दूर होंगे, और न्यूक्लियस से दूर हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होगा, हाँ मतलब अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का। और अगर हाँ। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है तो क्या बोल देंगे कि इनसे निकालना इलेक्ट्रॉन इजी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन कम लग रहा है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियर फोर्स कम है ना। आ गया? हाँ। बाकी लोग बोलिए, आर्यन, आयुष, प्रणव चुप बैठे रहते हैं लगातार। सर आ गया सर। आ गया आर्यन? समझ गया सर। समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन होमवर्क भी साथ साथ कर लो थोड़ा थोड़ा, ऐसे मत करो। यस सर, वो टाइम ही नहीं मिला था, नहीं तो कर ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो क्लास नोट्स एटलीस्ट रिवाइज कर लेना, केमिकल बॉन्डिंग के क्लास नोट्स साथ साथ रिवाइज कर लेना। अगर होमवर्क नहीं भी हो पा रहा है तो 5-10 मिनट में आपके क्लास नोट्स डेली के रिवाइज एक बार कर लेना, ठीक है? ओके सर। चलिए प्रणव, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कर दें क्लास एंड? यस सर। ठीक है, Yes. बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, गुड डे। बाय सर।